बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आज देखेंगे केल्विन साइकिल को। हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो है वो फोटोफास्फोराइलेशन के दौरान साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर जो है वो हमारे पास बना चुके होते हैं एटीपी और NADPH को जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअली हमारे पास हो चुकी होती है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो केल्विन साइकिल है इसको हम लोग 3 नाम और दे देते हैं। C3 पाथवे भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो पहली प्रोडक्ट बनती है बेटा वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। फिर हमारे पास जो है वो डार्क रिएक्शन भी इसको नाम दिया जाता है, और इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का नाम भी हम लोग दे देते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कि ये लाइट पे डिपेंड जो है वो नहीं करता, लाइट इंडिपेंडेंट जो है ये रिएक्शन है हमारे पास डिपेंडेंट। तो केल्विन साइकिल के 3 नाम बेटे आप लोगों ने याद रखने हैं। इसकी कुछ फेजेस हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि किन फेजेस के ज़रिए जो है वो हमारे पास ये साइकिल गुजरता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी, फिर रिडक्शन होगी, और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, जिससे एक्चुअली हम लोग जो है वो रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है उसके ज़रिए ये प्रोसेस चलता है, जिसे RUBP राइबोलोज बिस फॉस्फेट का नाम हम लोग जो है वो दे देते हैं। बेटा इस ओवरऑल रिएक्शन को पहले हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग इसके साइकिल की तरफ मूव करते हैं। ये साइकिल मैंने बहुत इजी वे के अंदर बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके कि सारा जो मैंने ऊपर आपको बताया है ये कैसे चलता है। बेटा यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे, 6 NADPH को हम लोग यूज़ करेंगे, ये NADPH है, 6 NADPH को हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है वो 9 ATP को यूज़ करेंगे। ये जो आपके पास CH2O की 3 ये हमारे पास जो बना है बेटे ये ग्लूकोज है, और ये जो है वो आपके पास 6 NADP और 9 ADP और 9 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस ओवरऑल प्रोसेस के दौरान आपके पास जो है वो बनेंगे। इस ओवरऑल प्रोसेस को जो है वो आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसको ईजी वे में समझने के लिए मैंने आप लोगों को इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ड्रा किया हुआ है। बेटे उसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे जो है वो साइकिल चलता है। इंशाल्लाह आप लोग इसको याद कर लेंगे, बुक से रीड करेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि एक एंजाइम है बेटे हमारे पास जिसे हम लोग रिबिस्को बोलते हैं। रिबिस्को जो है ये हमारे पास जो है ये एक एंजाइम मौजूद है जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है उसकी स्ट्रोमा में ये मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर जो हमारे पास मौजूद है उसे एंजाइम उसे हम लोग रिबिस्को का नाम दे देते हैं। ये रिबिस्को एंजाइम क्या करता है बेटे, स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास जो है कि सबसे पहले एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसे कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP। RUBP राइबोलोज बिस फास्फेट क्यों कहते हैं बेटा, बिस का वर्ड इसलिए इसमें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें दोनों साइडों पे हमारे पास जो है वो फास्फेट अटैच होता है, इसलिए इसे हम बिस कहते हैं। RUBP राइबोलोज बिस फास्फेट। अभी एक्चुअली हमारे पास इसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसके हैं, 1 2 3 मॉलिक्यूल, और 3 मॉलिक्यूल कितनी कार्बन पर मुश्तमिल हैं, 5 कार्बन पर मुश्तमिल हैं। तो बेटा 3 × 5 करेंगे तो ये आपके पास टोटल 15 कार्बन वाला एक कह लो कि ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। 3 मॉलिक्यूल्स हैं RUBP के राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, और ये 3 मॉलिक्यूल जो हैं 5 कार्बन वाले हैं। इसे 5 कार्बन जो है वो आप लोग शुगर भी 15 कार्बन शुगर भी कह सकते हो, 5 कार्बन शुगर भी कह सकते हो, और 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। ये याद रखिएगा कि ये जो RUBP है बेटा ये रिबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा और नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसे हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखने वाले हैं। ये क्या है, अच्छा देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 5 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 5 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 5 मॉलिक्यूल्स ये कार्बन के, और 3 कार्बन बेटे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेने हैं। तो आप लोग अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये छठा कार्बन आपका इस कार्बन डाइऑक्साइड से एक यहाँ पे अटैच हो गया, एक कार्बन बेटा यहाँ पे अटैच हो गया, और एक कार्बन आपके पास यहाँ पे अटैच हो गया। जो टोटल आपके पास 6 जो हैं कार्बन कंपाउंड बन गया। अब ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं 6 कार्बन वाले, तो 3 × 6 मतलब 18 कार्बन जो हैं वो आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। क्योंकि ये जो बनने वाला कंपाउंड है, ये जो आपके पास बन रहा है बेटा बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं अनस्टेबल हैं, इस वजह से बहुत जल्द यहाँ से क्या करेंगे, टूट जाएंगे बेटा। यहाँ से जैसे ही ये टूटेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेटे इसके अंदर। ये ज़रा देखिएगा 3 मॉलिक्यूल ये वाले, 3 ये वाले, 3 ये वाले, 3 ही ये वाले, 3 ही ये वाले, और 3 ही ये वाले,
बेटा ये 3-3 वाले मॉलिक्यूल जैसे ही टूटेंगे तो ये आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 आपके पास जो है ये मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। 6 हम लोग कहेंगे कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल 6 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखें 3 × 6 18 था, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल थे 6 कार्बन वाले। अब यहाँ पे आपके पास 6 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले। बेटा जिस बच्चे को इस प्रोसेस को यहाँ तक समझ लग जाती है उसको केल्विन साइकिल हाफ जो है वो क्लियर हो चुका होता है कि क्या है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि ये 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके पास 3 कार्बन वाले हैं, तो 6 × 3 18 कार्बन एक्चुअली आपके पास जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी 18 थे, ये भी 18 हैं। अब क्योंकि ये जो है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल था, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग 3 फास्फोग्लिसरेट बोलते हैं। बेटा 3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखें ये कार्बन नंबर, ये तीसरा कार्बन है, तो तीसरी कार्बन के साथ क्योंकि फास्फेट अटैच है इसलिए इसे 3 फास्फोग्लिसरेट का नाम दे देते हैं। ये 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिसे हम लोग 3PGA भी कहते हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट। तो एक्चुअली हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरेट यहाँ पे बन चुका होता है। अगर आप लोग देखें तो बेटा यहाँ पे हमने ये जो फास्फेट है 6 फास्फेट को यहाँ पे यूज़ करना है। ये 6 फास्फेट बेटा यहाँ पे यूज़ होंगे, ये 6 फास्फेट यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बताया था कि हमने केल्विन साइकिल के दौरान टोटल बेटा 9 ATPs को यूज़ करना है। ये ATPs एक्चुअली हमारे पास कहाँ से आई थी? ये वही ATP है जो हमें लाइट रिएक्शन से मिल रही थी। लाइट रिएक्शन के दौरान से क्योंकि ATP की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया कि हमने कैसे पूरी करनी है। ये ATP जो है ये हमारे पास यहाँ पे 6 ATP को यूज़ करेंगे और ये ADP में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 6 ATP 6 ADP में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे फास्फेट के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। अब ये देखिएगा कि हमारे पास जो 6 मॉलिक्यूल थे 3-3 कार्बन वाले, उनकी एक तरफ यहाँ पे फास्फेट अटैच था, क्योंकि 6 फास्फेट और ले लिए गए, इसकी दूसरी साइड पे भी फास्फेट के मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं? अटैच हो चुके हैं। इसे हम लोग 3 फास्फोग्लिसरेट से अब क्या नाम दे देंगे? इसको नाम दे देंगे 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। बिस का क्यों वर्ड इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि दोनों साइडों पे फास्फेट है। कार्बन 1 पे भी फास्फेट अटैच है, 3 पे भी कार्बन अटैच है, फास्फेट सॉरी अटैच है। तो ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट नाम इसका जो है वो हो चुका है। ये 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं। 6 मॉलिक्यूल 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। हमारी बुक के ऊपर सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं और कार्बन का नंबर सिर्फ मेंशन किया गया है। मैंने कार्बन को डिटेल्ड बताने के लिए आप लोगों को जो है वो इस तरीके से मॉलिक्यूल को ड्रा किया ताकि बच्चे इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। बट यहाँ पे 6 ATP हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, 3 ATP अभी तक हमारे पास बाकी हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बन गया। ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जो है नेक्स्ट मूव करता है और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है 6NADPH को, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे 6NADP के अंदर। हाइड्रोजन यहाँ से बेटे मूव कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे जो है बेटे 6NADP जो है वो आपके पास बन चुका है। यहाँ पे देखिएगा 6 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे इसमें से। ये जो 6 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स थे ये यहाँ से टूट जाएंगे, ये यहाँ से रिलीज़ कर जाएंगे और ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 जो 6 बेटा कार्बन 6 वाला बेटा यहाँ पे आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स थे 3-3 कार्बन वाले, वही 6 आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से हम लोगों ने देखें यूज़ किसको किया है? यहाँ पे 6 NADPH को यूज़ किया, 6 NADP कन्वर्ट कर दिया। फास्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो आपके पास 6 बन रहे हैं और यहाँ पे ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट नाम हो गया ना, है वही चीज़ 6 यहाँ पे 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट था, यहाँ पे आके इसका नाम जो है वो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट हो गया। क्या किया कि यहाँ से हमने इधर वाली साइड से जो कार्बन नंबर बेटे यहाँ पे 1 पे जो पहली कार्बन के साथ फास्फेट अटैच था उसको हमने रिमूव कर दिया। यहाँ से फास्फेट 6 जो है वो निकल चुके हैं। अब यहाँ पे देखेगा कि मैंने एक मॉलिक्यूल को जो है वो ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। ग्रीन क्यों किया गया है? क्योंकि इनमें से इन 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल जो है वो बेटे यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये मूव कर जाता है। ये वही आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है जो एक्चुअली आपके पास पौधों के अंदर ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये वही ग्लूकोज है जो ये रिलीज़ होगी। ये आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक ग्लूकोज की शक्ल है। बाकी आपके पास रिमेनिंग कितने मॉलिक्यूल्स रह गए जी? 1 2 3 4 5 बेटे हमारे पास मॉलिक्यूल रह गए। ये देखिएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट 5 मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ चुका है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कार्बन के नंबर को काउंट करते हैं, कितने कार्बन हैं बेटा? 5 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास,
3 कार्बन पर मुश्तमिल हैं। 5 इंटू 3 कितने आगे 15 कार्बन जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं और इसका नाम क्या है G3P, इसलिए इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कहते हैं। स्टेप्स को देखिएगा, यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे 6NADPH जो है वो 6NADP के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रिडक्शन फेज़ है। और जैसे ही हम लोग बेटा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से ऊपर मूव करते हैं तो ये G3P से नेक्स्ट ऊपर जाते हैं। तो ये वाला देखिएगा अब ज़रा गौर से, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक हमने यूज़ कर लिया था, 5 बाकी रह गए। अब ये जो 5 बाकी बेटे हमारे पास रह गए ये ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आके रीअरेंज होंगे, इसलिए इसे रीजनरेशन कहते हैं। रीअरेंज कैसे होंगे, हैं वही मॉलिक्यूल्स, देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए पीछे भी हमारे पास 15 कार्बन थे, यहाँ पे भी 15 कार्बन है, लेकिन अरेंज हो चुके हैं 3 मॉलिक्यूल के अंदर। फास्फेट के मॉलिक्यूल्स भी देखिएगा 1 2 3 4 5। आप सोच रहे होंगे कि सर ये 5 फास्फेट थे, यहाँ पे 3 फास्फेट रह गए, तो 2 फास्फेट याद रखिएगा, यहाँ से बेटे 2 फास्फेट जो हैं ये रिमूव कर जाते हैं और वो फास्फेट यहाँ से निकल जाएंगे। रिमेनिंग फास्फेट आपके पास जो है वो 3 रह जाएंगे। अब इस स्टेप से जैसे ही हमने दोबारा से RuBP के अंदर कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे हमें 3 ATP फिर से इस्तेमाल करनी है। अब इस ATP में से 3 ATP कन्वर्ट होंगे 3 ADP के अंदर, तो यहाँ पे 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल फिर से निकल जाएंगे। 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल जो होंगे वो हम यूज़ करेंगे। एक फास्फेट का मॉलिक्यूल बेटा यहाँ पे लग जाएगा, एक फास्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे लग जाएगा, एक फास्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे लग जाएगा, और हम लोग फिर से किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइबोलोज बिस फास्फेट के अंदर, जिसमें 1 नंबर पे भी फास्फेट अटैच है, 5 नंबर पे भी कार्बन जो है वो आपके पास अटैच है, जिसे हम लोग जो है वो कहते हैं बिस फास्फेट, के दोनों तरफ फास्फेट जो है वो अटैच हो चुकी है। आई थिंक आप लोगों को इस पूरे रिएक्शन की समझ लग चुकी होगी। यहाँ पे देखिएगा कि हमने यहाँ पे 15 कार्बन लेके आए थे, 15 कार्बन ही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए थे। जो हमने स्टार्ट प्रोसेस किया था वो 15 कार्बन पे ही हमने इसको ला के छोड़ दिया है। कार्बन के नंबर कैलकुलेट करने आपको आने चाहिए, कहाँ पे कितने कार्बन जो है वो हम यूज़ कर जो है वो आ रहे हैं, कहाँ पे कितने ATP जो हम यूज़ कर रहे हैं। इस स्टेप में 6 ATP इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे 3 ATP इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कैल्विन साइकिल के दौरान टोटल 9 ATPs जो है वो यूज़ होते हैं और बेटा 6 NADPH यूज़ होते हैं। यहाँ पे रिडक्शन फेज़ होती है, 6 NADPH को यूज़ करते हैं और जो है वो आप लोग जो है वो 9 ATP को यूज़ करते हैं। ओवरऑल प्रोसेस मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया है। इस प्रोसेस से रिलेटेड बेटे MCQs अगर ज़रा देखिएगा, नंबर 1 वाला MCQs, नंबर 2 वाला MCQs, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये बेटा आपके पास 5 MCQs हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने कैल्विन साइकिल के लिए जो है वो करनी है। आई थिंक आप लोगों को इस टॉपिक की समझ लग चुकी होगी। आज तक हम लोग जो है प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज की फार्मेशन जो है वो कर चुके हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग अपनी बुक से इसको रीड करिएगा, आपको इंशाल्लाह इसका क्लियर हो जाएगा कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।